तो हम बात कर रहे थे रेट लॉ की, तो मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं और एलिमेंट्री स्टेप कौन से होते हैं, और आपको बता भी दिया कि रेट लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है हमारे पास वो सिर्फ सिंगल स्टेप के लिए वैलिड होता है, मल्टी स्टेप के लिए वो फेल हो जाता है। मल्टी स्टेप के लिए हमें एक्सपेरिमेंट की तरफ जाना पड़ता है और वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। इसीलिए कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि जी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट एन एम, इसे अगर मैं एन कह रहा हूं इसकी पावर इसे एम कह रहा हूं, तो एन प्लस एम की ये एन प्लस एम जो होगा इसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी हमारा जो रेट है वो रिएक्टेंट की कौन सी पावर पे डिपेंड करता है, उसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए एक चीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, ठीक है, के, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे होते हैं? के से। अब रेट कांस्टेंट क्या चीज होती है जी? कोई बताएगा रेट कांस्टेंट क्या चीज होती है? एनीवन? सर रेट कांस्टेंट जो होता है ना वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स जो होता है उनकी रेशियो होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और की इक्वेशन इक्वल हो जाती है। रेट कंसिडरेशन कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा। रेट कांस्टेंट जो होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ऑफ रेशियो। रिएक्टेंट कैसे होगा? मैं आपसे बात कर रहा हूँ रेट कांस्टेंट की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे तो रिएक्टेंट है सिर्फ। अगर अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसको 1 मोल ले लूं और इसे भी 1 मोल ले लूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के हो जाएगा कि? हाँ। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो तो फिर हाँ जी, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो? 1 मोल हो। ठीक है, 1 मोलर जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। अब मैं आपको, ये तो है एक बेसिक सी ये बुक्स में डेफिनेशन लिखी होती है, लेकिन अब मैं आपको इसका बिहाइंड द सीन या कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। अभी ना मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज ए प्लस बी। समझिएगा, बहुत ही ये ना इंपॉर्टेंट है रेट को समझना, इसी से आगे सब सारी चीजें होंगी। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? के इंटू ए इंटू बी। हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? के इंटू वन मैंने कहा है 1 मोलर कंसंट्रेशन जब होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा के। एक तो ये जी बेटा। डेफिनेशन। ठीक है, ये माइक ऑफ करें। दूसरी बात, दूसरी डेफिनेशन अब समझने की बारी आती है। देखिए, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो 10% अगर चेंज हो रहा हो हमारे पास, ठीक है, 10% मैं किसी को दे रहा हूं, ठीक है, तो 10% 10 रुपए का कितना होता है जी? 1 रुपया वन होगा। 1 रुपया। मेरे पास पीछे कितने पैसे बच गए? 9 रुपए। अब फिर 10% जा रहा है, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 8.5। 0.1 0.9 का अगर 10% लेंगे तो कितना आएगा? 0.1 0.1 आएगा ना? 0.9 0.9 8.1 कितना आएगा जी? 8.1 0.9 0.9 आएगा। ठीक है, तो पीछे कितना बच गया? 8.1। ठीक है, अब 8.1 का फिर 10% जा रहा है, अब फिर इसका 10% जाएगा तो 0.81 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लगता नहीं कि एक चीज इसमें कांस्टेंट है? 10%, 10%, 10%। तो इसी को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, कि वो चीज जो थ्रू आउट द रिएक्शन सेम हो उसे हम रेट कांस्टेंट कहेंगे। अब आप डेफिनेशन बना सकते हैं क्या? The amount of substance getting converted into product if concentration of reactant will be 1 mole, 1 molar। वो अमाउंट रिएक्टेंट की जो कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो? 1 मोलर हो,
तो उसे हम, अब मतलब क्या हो गया, ये रेट कांस्टेंट हमें बताता है कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं जब कंसंट्रेशन हम उनकी 1 मोलर लें। जी समझ आई बात की या नहीं आई? तो रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ही यही होता है कि थ्रू आउट द रिएक्शन सेम होगा, कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती। जी अब देखिए यस सर, आगे सुनिए। ये रेट कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होनी चाहिए कि सर यहाँ पे जो 1 रुपया आ रहा है इसका, यहाँ पे 0.9 आ रहा है सर, पीछे कंसंट्रेशन भी तो रिएक्टेंट की कम हो रही है ना। तो आपने रेट कांस्टेंट उसका बताना होता है जितने बच जाते हैं, ना कि शुरू का। जब कंसंट्रेशन चेंज होगी तो उसका रेट भी चेंज होगा। हाँ जी, रेट सेम रहेगा लेकिन रेट ट्रांसफर जो होगा वो सेम होगा, रेट कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेंगे वो डिफरेंट होंगे। कंसंट्रेशन में डिक्रीज सर भी फिर तो 10% सेम आ रहा है ना, एक एक से। देंगे। जो 10% है वो रेट कांस्टेंट है, वो सेम रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन, ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट देखें फिर आगे उतना ही प्रोडक्ट जाएगा ना, इसका 10% और होगा, इसका 10% और होगा, इसका 10% और होगा। समझ आ रही बात की? जी सर। तो रेट कांस्टेंट हमें बताता है कि कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे, कब? जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, और ये कांस्टेंट होता है, ये 10%, मैंने फर्जी एग्जांपल लिए, ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट है जी। अच्छा अब आ जाता है हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज होती है और ऑर्डर क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी, हाँ जी कोई बताएगा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर? मॉलिक्यूलरिटी Number होता of है जो mole of नंबर ऑफ solution of रिएक्टिंग per नंबर ऑफ decimal रिएक्टिंग unit. स्पीशीज जो पार्टिसिपेट करी होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस में, नंबर ऑफ उसे कहते हैं ऑर्डर। जो अच्छा जो ऑर्डर जो पावर होती है रिएक्टेंट्स की। Number of mole of solute per decimeter cube. अब देखें, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ये हमारे पास बताती कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपोनेंट पर क्यों डिपेंड करता है? ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपोनेंट पे डिपेंड करे ये जरूरी नहीं है, जीरो ऑर्डर पे नहीं डिपेंड करता। समझ आ रही बात की? जीरो ऑर्डर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये हरगिज भी जरूरी नहीं है कि ऑर्डर एक्सपोनेंट पे ही डिपेंड करेगा, ये याद रख लें, ठीक है। ये आगे हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर ना। ऑर्डर रिएक्शन की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। ऑर्डर फैक्टर्स बहुत हैं, उन पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। कैटालिस्ट पे बाज का डिपेंड कर रहा होता है, बाज का प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट करें। मिसाल के तौर पर ये 3 तरह की हो सकती है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाई एंड टर मॉलिक्यूलर। अब इनकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यूनिमॉलिक्यूलर में O3 ओजोन की डिकम्पोजिशन, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। अब बाई में क्या आ जाएगा? बाई की देखिए एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे बाई हैं, में 2 और ट्राई में 3। और जो ट्राई होगा हमारे पास उसमें आ जाएंगे 3 मॉलिक्यूल हमारे पास टेक पार्ट करेंगे। अब मुझे बताएं रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए लिखते हैं जी? जो लॉ ऑफ मास एक्शन वो किसके लिए वैलिड है? लॉ ऑफ मास एक्शन जी अभी बता दो। एलिमेंट्री के लिए, एलिमेंट्री के लिए। यूनि के लिए है, बाई के लिए है, ट्राई के लिए जी? सर यूनि के लिए। यूनि के लिए। यूनि वाले सर अपना हैंड रेज करें। यूनि तीनों के वाले, लिए होगा, तीनों के लिए होगा। यूनि वाले अपना हैंड रेज करें। सर तीनों के लिए होगा। तीनों के लिए होगा। आप गलत तीनों के बता लिए रहे, नहीं। तीनों के लिए क्यों होगा भाई? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जो होता है ये भी तो यूनि वाले एलिमेंट्री। ठीक बता रहे हैं, यूनि वाले अपना हैंड रेज करें जरा। यूनि वाले ठीक बता रहे हैं। सर तीनों के लिए नहीं होगा क्योंकि सर सिंगल तीनों के स्टेप लिए, क्योंकि सर हाँ, रिएक्टेंट single की step है ना। कंसंट्रेशन की उनका जो मल्टीपल होगा उसी का होगा चले ना। ठीक है, पहले ये बताइए यूनि वाला कोई नहीं है?
में ये कंडीशंस तीनों हैं पे कि डिपेंड कर, ये एक ने हैंड रेज कर दिया, देख ले, मैंने कहा था। ये हमने जो पढ़ा था कि लॉ मैथ सेक्शन ये सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शंस के हाँ लिए। जी, तो अब आगे जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक भी हो सर जी सकते तीनों हैं। पे नहीं डिपेंड करता। मॉलिक्यूल है तो तो ये उसको ए तीनों के लिए एटम और लिख बी। सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है वो मॉलिक्यूलरिटी के लिए लिख सकते हैं, आप ये याद रख लें। ये जो यूनी है, बाई है, ट्राई है, ये सिंगल सिंगल स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये याद रख ले। सिंगल स्टेप की बात हो रही है, समझ आई बात की? तो लॉ ऑफ जी, मास जी। सेक्शन यूनी के लिए भी लिख सकते, बाई के लिए भी और ट्राई के लिए भी। ठीक है, ये नहीं हम Yes, देख sir. रहे कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जी सिंगल स्टेप रिएक्शन है या डबल है या ट्रिपल है। हम देख रहे हैं सिंगल है या मल्टीपल है। हमारे पास अगर सिंगल है तो उसके लिए हम कहेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड है, और मॉलिक्यूलरिटी के लिए ऑलवेज लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी सिंगल स्टेप में आप बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सपोनेंट के सम के इक्वल होता है, किसी भी रिएक्टेंट की एक्सपोनेंट के। और ये जरूरी नहीं है कि जी एक्सपोनेंट के ही इक्वल हो या उसके सम के इक्वल हो। जैसे एम एन अगर 0 हो तो ये होगा हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एम एन अगर 1 हो हमारे पास तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर। First order. एम प्लस एन अगर 2 अगर हो 2 पे हो तो 2। सेकंड होगा। ठीक है, ये Second सो order। ऑन है, जितनी मर्जी पावर रख लें। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम कब होंगे जी? हाँ जी, कोई बता सकता है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कब सेम होंगे? हाँ जी, कोई बताएगा? जब एक होगा जब इसके सिंगल होगा, बिल्कुल ठीक बात है, जब सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, व्हेन रिएक्शन इज सिंगल स्टेप। ठीक है, जब हमारे पास रिएक्शन क्या हो, सिंगल स्टेप, तो मॉलिक्यूलरिटी किसके इक्वल हो जाएगी? ऑर्डर के। हाँ जी, समझ आई बात या नहीं आई? जी, आगे। तो इससे नहीं हमें समझ आई। सर जी सिंगल तो स्टेप इसकी होगा तो रीजन वो क्या स्लो होगी? होगा या फास्ट होगा? सिंगल स्टेप होगा वो रिएक्शन हमारे पास, हम उसका रेट डिटरमाइन कर सकते एक्सपेरिमेंटली। समझ आ रही बात की? उसका हम एक्सपेरिमेंटली रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, या अगर आपको कंसंट्रेशन दी हो तो आप रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने रिएक्शन इनिशियल में चेक किया है, फाइनल में चेक किया है, दरमियान में चेक किया है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है जैसे आपको पता है सर, लेकिन मैं ये जी पूछ रही थी कि मॉलिक्यूलरिटी जो है ना, आपने भी बताया कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना वो इक्वल हो जाएंगे। तो हाँ वही जी, मैं पूछ रही थी कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कैसे, मतलब सिंगल हाँ जी, स्टेप तो रिएक्शन में बताता हूँ। मॉलिक्यूलरिटी होती है, लेकिन मल्टी स्टेप में जी नहीं जी होती, क्योंकि मल्टी स्टेप में क्या होता है, हमने मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही करते सिंगल स्टेप के लिए, ये याद रख लें। मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए डिफाइन होती है? सिंगल स्टेप के लिए। एक सिंगल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और ऑर्डर जो होता है ये सिंगल के लिए भी हो सकता है और मल्टी के लिए भी। समझ आ रही बात की? तो अब जहां पे सिंगल सिंगल वाले मैच कर जाएंगे तब तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम हो जाएगा, लेकिन जहां पे सिंगल हो और मल्टी हो, मल्टी अगर ऑर्डर वाले स्टेप हो, मल्टी रिएक्शन वाले स्टेप हो, तो वहां पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं होगी। जैसे हमारे पास CH4 की क्लोरीनेशन करवा रहे होते हैं हम, CH3Cl। समझ आ रही बात की? ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है। जी सर। तो इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होते हैं, तो हम देखते हैं स्लो स्टेप कौन सा है। स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो उसका ऑर्डर होगा। जी क्लियर ये बात? और एक बात याद रखें, Yes, sir. ऑर्डर को आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली। और मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ये आप थ्योरेटिकल। इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते, लॉ ऑफ मास एक्शन से, लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ से, रेट लॉ कह लें आप, रेट लॉ से कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी।
क्योंकि सिंगल स्टेप होता है तो आपको पता चल जाता है। जो ऑर्डर होता है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। रीजन वही बता रहा हूं कि एक से ज्यादा स्टेप होते हैं तो हमें नहीं पता चल रहा होता कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस स्टेप को फॉलो कर रहा है। तो हमें देखना पड़ता है कि सिंगल स्टेप कौन सा है, जो मैंने आपको वो एग्जांपल दी थी रोटियों वाली, ठीक है। तो फिर हम उस स्टेप को देखते हैं, उस तंदूरी को देखते हैं जो आगे रोटियां ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। वो मैकेनिज्म देख रहे होते हैं कि जहां पे ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऑर्डर का रिएक्शन हो सकता है। आप अपनी वॉइस क्लियर करें जी, दोबारा पूछें। अच्छा, किसी ऑर्डर का रिएक्शन चेंज हो सकता है। ऑर्डर का रिएक्शन चेंज हो सकता है। सर जी रिएक्शन का ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर जी बिल्कुल हो सकता है। कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं, डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाएं, चेंज होगा। आपने कभी वाटर जब एक्सेस में ले रहे होते हैं आप, तो ऑर्डर आना चाहिए 2, लेकिन क्योंकि आपने वाटर एक्सेस में ले लिया तो ऑर्डर क्या आता है, फर्स्ट आता है। फर्स्ट ऑर्डर। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है ना आपके पास, तो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। माइकल मेंटेस इक्वेशन है आपके पास, वो आपको बताती कि एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर कम रखी है तो ऑर्डर क्या होगा, एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा रखी तो ऑर्डर क्या होगा। समझ आ रही बात की? चेंज हो सकता है, बिल्कुल यस हो सर। सकता है। तो आपके पास आ जाता है रिएक्शन में। अब ऑर्डर हमने देख लिया है, अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर को डिटरमाइन करने का एक आसान मेथड क्या है, वो देखते हैं हम। इजीएस्ट मेथड है, अगर आपको कंसंट्रेशन दी हो, लेट्स सपोज ए रिएक्टेंट है, आपको इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.3 और बी रिएक्ट ए की इसमें 3 कंसंट्रेशन दी हुई है आपको, ठीक है। 0.05, 0.05 एंड 0.2, और आपके पास उन्होंने रेट दिया हुआ है। आपने बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 0.15, 0.13 एंड 1.20। अब ये जो मेथड है ये इनिशियल रेट मेथड कहते हैं। रेट इनिशियल मेथड क्या है, या इनिशियल रेट लॉ मेथड, इनिशियल रेट लॉ मेथड, ठीक है, इनिशियल रेट लॉ। अब होता क्या है कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन को देखकर रेट डिटरमाइन करते, कैसे। अब आपने वो कंसंट्रेशन लेनी होती है एक में जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो, रिएक्टेंट एक की चेंज हो रही हो, दूसरे की कांस्टेंट हो। अब देखिए कैसे, अगर यहां से यहां मैं देखूं तो कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हो रही, सिंगल इंक्रीज हो रही, डबल हो रही, ट्रिपल हो रही जी। 0.3। 0.3 भी हो रही, डबल हो रही है। डबल। ऐसे कहें ना, हो 0.3 रही है तो आप कहें डबल हो रही है, डबल हो रही है, 2 डबल हो रही टाइम्स है। हो गए, तो मैं इससे लिख सकता 2 टाइम्स, थर्ड में सेम है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया एक की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो, दूसरे की कंसंट्रेशन सेम रहनी चाहिए, यहाँ पे सेम हो रही है। अब देखिए रेट कितना चेंज हो रहा है, डबल हो रहा है, ऐसे है या नहीं, डबल हो रहा है। 2 टाइम्स हो रहा है। यस सर। तो आप बता दें कि जी रेट जो है ए की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, मुझे बताएं रेट। हाँ जी, वन 2 पे। वन नहीं होगा, 2 दोबारा सोचे कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। 1 होगा। 1 पे। 1 पे नहीं कर होगा रहा है, 2 पे कैसे कर रहा है, 1 पे कर रहा है, क्योंकि डबल हो रहा है तो रेट भी तो डबल हो रहा है ना। इसमें। तो 2/2 कितना आंसर आएगा, 1। तो ए की पावर कितनी पे डिपेंड कर रहा है, 1 पे। समझ आई बात की या नहीं आई? क्योंकि रेट आपका डबल हो रहा है। अगर सिंगल रेट इंक्रीज होता सर तो दोबारा बता दे। देखिए कंसंट्रेशन आपकी डबल हो रही है यहां से जी, ये देखिए कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो रेट कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स हो 2/2 रहा है, कितना अगर होगा, दोनों की इंक्रीज हो रही हो तो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब इसकी अगर सर दोनों की इंक्रीज हो दोनों की इंक्रीज नहीं होगी, पहली बात याद एक रखो, कांस्टेंट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये जब आपको न्यूमेरिकल आते हैं ना, या एक्सपेरिमेंटली भी होता है, तो रेट ऐसे नहीं होता, दोनों की इंक्रीज नहीं होगी।
एक की कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग मेथड है, एक हम उनमें से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी की हमने बी की फाइंड करनी है, तो अब देखिए बी की यहाँ पे चेंज हो रही है, देखिए कैसे 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, 4 टाइम्स 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज और जी 4 एक की कांस्टेंट रह रही है, देखें एक की कांस्टेंट रह रही है, कांस्टेंट है या नहीं है, जी तो रेट कितना इंक्रीज हो रहा है जी, 4 टाइम 4 टाइम्स हो रहा है, रेट भी 4 टाइम। अब मुझे बताएं इसकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, बी की 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 4 1 आएगा, 4 1 नहीं, आएगा ना, 4 4 बाई बाय 4 4 कितना 1 आ आ जाएगा, जाएगा। 1 आ जाएगा। आप ऐसे देखा करें, अगर ऑर्डर इसकी सेकंड पावर होगा 4 है तो इसकी भी 4 है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा रिएक्शन का जी, 1 + 2 1 2 आ जाएगा। 2 हाँ जी, ये बात समझ में आई या नहीं आई जी, आ गई है। सबको क्लियर है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब मैंने एक बात आपसे कही है कि जी सर इसके लिए कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला है, बिल्कुल है। आप पहले, सबसे पहले मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, फार्मूला अगर पेपर में पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे ये फार्मूला, ये है हमारे पास कि ए की x बी की y, ठीक है। फिर आप दूसरा रेट निकालेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये फार्मूला है। पहले आपने इसमें कंसंट्रेशन लेनी है, एक की वो कंसंट्रेशन लेनी है जो कांस्टेंट हो, और दूसरी की लेनी है वो चेंज हो रही हो। फिर आप R1 और R2 को डिवाइड करेंगे, तो ऊपर जो बच जाएगी वैल्यू, लेट्स सपोज इधर बचती 0.2 और ऊपर बचती x, और इधर बचती 0.4 और ऊपर बचती x, तो आपके पास ये वैल्यूज गिवन है, R1 और R2 आपने पीछे से देखा है। तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। ये x का फाइंड हो जाएगा पहले, फिर आपने y का करना है, तो वो लेंथी प्रोसेस है, फार्मूले की तरफ ना जाइएगा जब ये बात आए ना, ठीक है। ये फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ये आइडेंटिकल हो सकते हैं, कब, जब सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, जैसे कि इसमें मॉलिक्यूलरिटी भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर रिएक्शन का 2 है और मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम हो सकते हैं। और दूसरा, ये अपना माइक ऑफ कर लिया करे काइंडली, बार बार आपको बताना पड़ता है, जब क्वेश्चन हो तब पूछें। और दूसरा, जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो ऑर्डर के साथ कोई लिंक नहीं होता उनका। मिसाल के तौर पर ये 2N2O5 डिकम्पोज होता है 4NO2 पे बनता है और +O2। अब इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया इसका ऑर्डर जो निकल कर आता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब है कि जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो डिपेंड नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब जो रेट की आप कह लें कि कंसंट्रेशन टर्म में कैटालिस्ट की अमाउंट भी लिखी जा सकती है, कैसे, जैसे, या पहले हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मिसिंग भी हो सकती है, जैसे इसका अगर हम रेट लिखें तो क्या आएगा, K = NO2 की पावर 2 CO की पावर 0। तो यहाँ पे देखें आप कि इसका रेट ये 0 है तो 1 हो जाएगा, तो मतलब कि CO की कंसंट्रेशन पे रेट नहीं डिपेंड करता, सिर्फ और सिर्फ NO की पे करता है, ठीक है। कुछ रिएक्शन में कैटालिस्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे ये NO है तो NO को हम लिख देंगे ऐसे कि O2 की पावर पे डिपेंड कर रहा है, SO की पावर पे डिपेंड नहीं करता, और कैटालिस्ट की पहली पावर पे डिपेंड करता। इससे हमें पता चला कि कैटालिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उनपे भी रेट डिपेंड कर सकता है। समझ आ रही बात की जी? यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर आगे हम चलते हैं। हाँ जी।
ये हमें कैसे पता चलेगा इसकी पावर पे 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके आपको साथ तो बताया कुछ भी नहीं। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन चीजें ये। ठीक है, रेट हम ऑर्डर जो होता है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। और कोई क्वेश्चन? सर स्लो इनके स्टेप के यूनिट्स थ्रू। कैसे फाइंड हाँ करते जी हैं? जी। इनके यूनिट्स। हाँ यूनिट्स अभी हमें मैं आपको एक शार्ट ट्रिक बताऊंगा, तो आप जौन से मर्जी ऑर्डर के यूनिट लिख लीजिएगा, पेपर में आया था थर्ड जी ऑर्डर सर, रिएक्शन का लास्ट यूनिट। टाइम अभी क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको बता जी देता हूँ जितने मर्जी आप, मैंने ये एंड पे चीजें रखी हैं, इसलिए ट्रिक्स मेरे पास इनकी बहुत है, तो आप टेंशन ना लें। तो ये एंड सर पे ऑर्डर चीजें इसीलिए रखी हुई हैं। अभी होते देखें, अब ऑर्डर याद करने की जरूरत ही नहीं, आप जीरो का फाइंड करना है तो लिखें जीरो पर एन की जगह। ये ट्रिक है, ये आप नोट कर लीजिए, चाहे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। 1 माइनस 0 पर ये जीरो ऑर्डर का जी यूनिट है। अब याद करने की जरूरत है तो मुझे बताएं, सिर्फ ये फार्मूला याद है। अब फर्स्ट ऑर्डर का लिखना है जी, लिखें मोल पर डीएम क्यूब 0 हो जाएगा 1 माइनस पर 1 सेकंड। पर सेकंड। हाँ जी, तो 0 हो जाएगा पर सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड का लिखना है 2 लिखें, थर्ड का लिखना है 3 लिखें। अब ऑर्डर यूनिट निकालने जी, बताएं मुश्किल है? नहीं सर। नो। हाँ जी ठीक है। अब जोन से मर्जी ऑर्डर पेपर में आ जाए तो आप इजीली 2 सेकंड में यूनिट निकाल सकते हैं, उसका देखकर ही बता देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं रेट पर। मैंने ये ट्रिक्स रखी हुई है, मैं एक और हाफ लाइफ की भी आपको बताऊंगा, आप इस चीज के बारे में टेंशन ना लें। ठीक है, मुझे पता है ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं हम। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, पहला जो फैक्टर रेट पे डिपेंड करता है। अब आपको पता है आयनिक रिएक्टेंट का रेट फास्ट होता है या कम होता है जी? हाँ जी फास्ट आयनिक का होता है। फास्ट होगा आयनिक का फास्ट क्यों होता फास्ट होता है? हाँ जी, क्यों फास्ट होता है? आयंस की वजह से। आयंस के फॉर्म में होते हैं। आयन हाँ की वजह से। अभी देखें, आयनिक में ना ऑलरेडी आयंस ब्रेक किए हुए होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कोवलेंट के दरमियान बॉन्ड होता है, जी तो आपको पहले तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड मजबूत होता है इसमें। ठीक है, बॉन्ड मजबूत कोवलेंट का होता है, आयनिक होता है? कोल्ड ड्रिंक ले आओ। आयनिक का। आयनिक का होता है। ठीक है, तो बॉन्ड को पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर जाकर आप प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, पहले तो देखें कैसे रिएक्शन में, तो ऐसे होगा। अब देखें इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए। फिर हाइड्रोजन का सिंगल सिंगल बॉन्ड तोड़ेंगे तो जाकर NH3 बनेगा। समझ आ रही है? लेकिन आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, वाटर के पास जो होती है ना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक प्रॉपर्टी होती है। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज होती है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो चीज होती है जो दो आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है। इसे हम डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक 80 होता है। ठीक है, तो 80 का मतलब है कि वाटर जो 80 टाइम्स फोर्स कम कर देता है इन आयंस के दरमियान। समझ आ रही बात की? ये करीब करीब होते हैं ऐसे। तो वाटर जब आता है तो इनसे कहता है 80 गुना दूर हो जाओ एक दूसरे से। तो ये वाटर क्या कर देता है, इन्हें 80 टाइम्स अवे कर देता है और खुद सराउंड कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि जी कोई चीज डिसॉल्व क्यों, आयनिक कंपाउंड जल्दी हो जाते हैं। वाटर की एक प्रॉपर्टी, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो आपको पता चल गया जी कि रेट आयनिक का ज्यादा होता है, कोवलेंट का कम होता है। अब फिजिकल स्टेट, अब बताएं गैस का रेट ज्यादा होगा, लिक्विड का होगा या सॉलिड का? गैस का। क्योंकि गैस में जो मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर दूर होते हैं सर। आप वाटर दूर के दूर आयन होते क्यों हैं, बनते हैं? कोलिजन कम कम होती है एनर्जी इसमें। होती है। ठीक है, और वाटर में थोड़े से करीब करीब होते हैं, और सॉलिड में तो बहुत नजदीक होते हैं। तो आपको पहले तो उनकी जो फोर्सेस को कम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन गैसेस में तो फोर्सेस होती ही नहीं है, बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो इसलिए गैसेस का, और जितनी भी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीजें गैसेस के केसेस में हम मालूम कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी गैसेस रिएक्शन के लिए लिख रहे होते हैं हम, लिक्विड के जी लिए सर। नहीं लिख रहे होते। याद रखिएगा, पहले आपको गैसियस एटम बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी गैसियस एटम के लिए होती है। बेसिकली जितने भी हम ये एक्सपेरिमेंटली चीजें डिटरमाइन करते हैं, 90% केसेस में हम ना गैसियस रिएक्शन ले रहे होते। क्यों? क्योंकि उनमें हमें एनर्जी कम देनी पड़ती है। ठीक है, ओके। तो फिजिकल, अब सरफेस एरिया का मैंने आपको कल एक रोल बता दिया था कि ये अगर सरफेस, अगर इधर कुछ
मॉलिक्यूल्स आकर अटैच करेंगे। जैसे शुगर जो होती है, अगर उसका एक बड़ा क्रिस्टल डाल दिया जाए, जैसे वो मिश्री होती है पत्थर टाइप, उसे डाल दिया जाए तो हल नहीं होगी। अगर पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दो तो ये देखिए इंक्रीज हो जाएगी वो जी सर, एक्टिव साइट का बताया था आपने। तो मैंने आपको कहा था, अब देखिए रिएक्शन के होने के चांसेस ज्यादा होंगे, साइट्स इंक्रीज करेंगी, नंबर ऑफ एक्टिव साइट। यहाँ पे साइट्स जी। कम थी, तो सरफेस एरिया इसे कहते हैं। कपड़े इसीलिए जल्दी सूख जाते हैं, फैला कर रखते हैं तो, ठीक है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती तब। अब आ जाते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपको पता होगा कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं, ये आपको पता है। जी जैसे सर। एच म्यू, अगर लाइट ना होगी जितना मर्जी टेम्परेचर दे दे ये रिएक्शन नहीं होगा। ये हम फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्यों नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस। फोटोसेंथ है, आप कह लें कि फोटोसेंसिटिव है रिएक्शन, ठीक है, सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होंगे। अगर डिम लाइट भी होगी फिर, फोटोसिंथेसिस भी रिएक्शन इसी में हाँ जी आएगा। बिल्कुल। फोटोसिंथेसिस में पता क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल होती है जो पौधों के जी। अंदर, वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रही होती है लाइट को, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। याद रख लें, क्लोरोफिल जो होता है वो कर रहा होता है एब्जॉर्ब, ठीक है। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसाइजर, आप कह लीजिए, हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री में, ठीक है। फोटोसिंथेसाइजर कहते हैं इसे। जो थर्ड पार्टी होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है और फिर वो रिएक्शन एब्जॉर्ब कर आपने देखा होगा पौधों को जब आप अंधेरे में रखते हैं तो वो मुरझा जाते हैं, ऐसा है या नहीं है? जी। जब लाइट की जी। प्रेजेंस होगी तो पौधे आपके मुरझाएंगे नहीं, क्यों? फ्रेश फ्रेश रहते हैं। हाँ जी, क्यों? क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर देंगे तो डेफिनेटली आग ही लग जाएगी उन्हें, तो मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। अब कैटालिस्ट क्या करता है? अब कैटालिस्ट जो जनरली होता है ना, वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, स्पीड अप करता है, दोनों रेट इंक्रीज करता है, फॉरवर्ड को भी इंक्रीज कर देता है और उतनी ही अमाउंट से आप कह लें कि वो रिवर्स को भी, एक्टिवेशन एनर्जी को बेसिकली कैटालिस्ट क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। जी सर। डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करेगा। ये देखें, ये पाथ था, कैटालिस्ट के आने से ये पाथ हो गया, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी फॉरवर्ड की तरफ से भी और रिवर्स की तरफ से भी, ठीक है, दोनों की तरफ से डिक्रीज हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे ना इस केस में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों इंक्रीज करेंगे? नंबर ऑफ एक्टिवेशन मॉलिक्यूल्स का तो एनर्जी। कोई इसमें लिंक नहीं है। हाँ, रिएक्टेंट जो होंगे वो प्रोडक्ट में ज्यादा जाएंगे। ठीक है। तो ये तो कैटालिस्ट का रोल। एक होता है इनहिबिटर। जब आपके पास जी आप कह लें कि कोई चीज, आप जब ना, हमें बाजुकात क्या होता है, फ्लू होता है, आपको पता है फ्लू है ना, इसका वायरल डिजीज है और इसका इंग्लिश मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा जी, ये तो पता है ना। तो हम जब एलर्जिक एंटी एलर्जिक टैबलेट लेते हैं, आपको पता है, तो वो क्या करती है, उस जाकर उस केमिकल जो रिलीज हो रहा होता है उसे क्या कर देती है, वक्ती तौर पर इनहिबिट कर रही होती है। समझ आ रही बात की? तो कुछ चीजें होती है वो रेट को डिक्रीज कर देती, जिन्हें हम इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। और बाज औकात हमें इनहिबिटर चाहिए होते हैं एंजाइम के लिए, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए। अब टेम्परेचर जो होता है, ये जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है टेम्परेचर के बढ़ाने से, लेकिन अगर एंडोथर्मिक होगा रिएक्शन तब रेट इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। और एक्सो होगा तब रेट डिक्रीज होगा। ये रीजन हम इसकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये हम पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। क्यों? ये हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, आपको पढ़ाऊंगा मैं जब हम पढ़ते हैं ना ली चैटलियर प्रिंसिपल, तब ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन जनरली की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ता है और बाज़ औक़ात कम भी हो जाता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो ये तो थे कुछ फैक्टर, हमने 7-8 फैक्टर देखे हैं। सर इसकी एग्जांपल दें, कंसंट्रेशन कम करने बढ़ाने से रेट कम कैसे होता है? बाज़ औक़ात इनहिबिटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे तो रेट क्या हो जाएगा? जी सर, ठीक है। तो ऐसे होता है, रेयर केसेस में होता है, जनरली 99% केसेस में कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ता है, ठीक है। ठीक है सर।
कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट इसलिए भी कम हो जाता है क्योंकि जो हमारा रिएक्शन होता है ना, उसमें एक्टिव साइट्स जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, और मजीद जो है वो सब्स्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से ना रिएक्शन बढ़ने की बजाय उल्टा वो ना स्टॉप होना स्टार्ट हो प्रेसिपिटेशन जाता है, बन पॉज जाती है, होना। जैसे आयनिक रिएक्शन होते हैं, इक्विलिब्रियम भी आ जाता है बाजू का रिएक्शंस में। ठीक है, ठीक बता रहे हैं आप। तो अब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब ये क्या चीज होती है? हमारे पास जो होता है रेट लॉ, ये बताता है हमें चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बताता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो जिसमें रेट जो इंडिपेंडेंट होता है किसके? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की मतलब कंसंट्रेशन। जीरो होगा ऑर्डर उसका। ठीक है, तो अब देखें, मैं एक इसकी इक्वेशन लिखता हूं, इसकी हम डेरिवेशन करते हैं। ये मेरे पास रिएक्टेंट ए था और किसमें चला गया? प्रोडक्ट पी में। तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मैं कह देता हूं जी, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए, तब प्रोडक्ट क्या थे? जीरो। जब टाइम क्या था? जीरो। अब टाइम जीरो का मतलब है कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम रुक नहीं सकता। टाइम जीरो का मतलब ये है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। समझ आ रही बात की? टाइम जीरो का मतलब है कि जी अभी रिएक्शन स्टार्ट जी नहीं सर, हुआ। आगे। अब देखें, अब जब 8 टाइम टी पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? अब देखें, कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, रिएक्टेंट कम होंगे। के और माइनस एक्स। ये ऊपर ना लिखें काइंडली, ठीक है, और एक्स प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब एक्स प्रोडक्ट बन गया। अब आप रेट लिख सकते हैं इजीली। कैसे? ये टाइम टी पर ये हमारे पास एक्स प्रोडक्ट बन गया। अब आप इसकी रेट इक्वेशन लिखें तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होगा? माइनस के ए की पावर जीरो लिख सकता हूं। जीरो। क्यों? क्योंकि जी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो पावर पे डिपेंड कर रहा है। हम डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं? जीरो के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जीरो ऊपर लिखते हैं क्योंकि जीरो पावर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जीरो क्या होता है? 1 होता है, तो माइनस के बच जाएगा डी ए ओवर डी टी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, डी ए। ये माइनस क्यों लिखा है? ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन कम हो रही है। ये मीटिंग एंड होने वाली, आप दोबारा से ज्वाइन करें। के इंटू डी टी आ जाएगा, ये डी टी इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,